नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज तारीख 2 जून 2023 है। आप मुझसे पूछेंगे कि ये बात सबको पता है, मैं क्यों दोहरा रहा हूँ। एक निजी कारण है। आज मैंने पत्रकारिता के 47 वर्ष पूरे कर लिए। 2 जून 1976 को जब MI रोड पर जेम सिनेमा के पास राजस्थान पत्रिका का दफ्तर होता था, मैंने पहली बार पत्रकारिता में कदम रखा। स्वर्गीय कर्पूरचंद कुलिश, श्रद्धेय कर्पूरचंद कुलिश मुझे अजमेर से लेकर आए थे और विजय भंडारी जी ने मुझे पहली बार संपादकीय विभाग में किसी कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया। स्वर्गीय कुलिश जी की स्मृति को सादर नमन करना चाहता हूं और विजय भंडारी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मेरे कॉलेज के ज़माने की एक फ्रेंड मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं देती, 2 जून की बधाई देती है हर बार। वही याद दिलाती हैं कि आज 1 वर्ष और मैंने पूरा कर लिया पत्रकारिता का। उनका कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी लेखनी और बोली की वजह से हूँ और 2 जून 1976 को मेरा नया जन्म हुआ था, इसलिए मैं आज पत्रकारिता में 47 वर्ष का हो गया। और इस दौरान जो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे मैं मानता हूँ, विशिष्ट कुमार जी एक बुजुर्ग पत्रकार हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने भास्कर में मेरी एक टिप्पणी पढ़कर मुझे बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और एक शेर कहा था। उससे बड़ी बधाई मुझे पूरे जीवन में नहीं मिली। उन्होंने मुझे कहा, छतों के दिए कभी के बुझ गए होते, पर कोई है जो हवाओं के पर कतरता है। मैं उनको भी नमन करते हुए आज का पेनल्टी कॉर्नर शुरू करता हूँ। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाड़मेर दौरा, महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण, जनता से मिलना, जन सुनवाई वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ और सब कुछ आपने देखा भी, टीवी पर लाइव भी चला सारे चैनलों पर। लेकिन जो बात रेखांकित करने योग्य है, जिसका पेनल्टी कॉर्नर में जिक्र किया जाना चाहिए, कि हेमाराम चौधरी जो 15 मई को सचिन पायलट की पदयात्रा के समापन पर किस कदर खिलाफ बोले थे मुख्यमंत्री के और सरकार के, वो आज उन्होंने पूरी आत्मीयता से, पूरे आदर भाव से, अपनेपन से मुख्यमंत्री को मंच पर सराहा भी और दुनिया के सामने प्रस्तुत भी किया। हरीश चौधरी जो मुख्यमंत्री की खिलाफत कर रहे हैं OBC आरक्षण को लेकर काफ़ी समय से, वो भी मंच पर थे, पूर्व मंत्री, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री के प्रति वही आदर भाव दिखाया। और आज हम देखेंगे कि 15 मई 2023 और 2 जून 2023 में कितना पानी गंगा में बह गया, ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं 15 मई को हेमाराम चौधरी ने क्या कहा था सचिन पायलट की पदयात्रा के समापन के मौके पर। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों साथियों को, सबको, जनता को, सबको पता नहीं किसने कितना लिया। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ लेवल कौन, नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने, तो आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे होंगे। आप किस पे आरोप लगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे लोग खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बात कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हेमाराम भ्रष्ट है। कोई जरूरत नहीं सरकार में। ये हेमाराम चौधरी मंत्री रहते हुए बोल रहे हैं सचिन पायलट की पदयात्रा के समापन के मौके पर। इसके बाद 29 मई आई, दिल्ली में आलाकमान ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच बातचीत कराई, सुलह सफाई कराई और हर तरफ संशय का वातावरण है कि क्या ये सुलह चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन इन लफ्ज़ों में, इन कड़े लफ्ज़ों में बोलने वाले हेमाराम चौधरी ने आज बाड़मेर में मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया, हेलीकॉप्टर में घूमे और क्या कहा आप सुनिए और उससे अंदाज लगाइए कि कितना परिवर्तन आ गया कांग्रेस में पिछले 15 दिन के भीतर। आपने दिया उस बजट को देखते हुए ये बाड़मेर की जनता आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। आपने पूर्व में भी 4 बजट और पेश किए, वो भी शानदार बजट थे, लेकिन ये बजट उससे भी बढ़कर है।
हेमाराम चौधरी ने माल्यार्पण किया, हेमाराम चौधरी ने तारीफ की और मुख्यमंत्री के प्रति बेहद आत्मीयता का भाव प्रदर्शित किया। और हरीश चौधरी भी मंच पर थे, पूर्व मंत्री जो पंजाब के प्रभारी रहे हैं। उनके बारे में भी ये एक बात मानी जाती है कि वो थोड़ा खिलाफत कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन पार्टी में मंच पर एकजुटता दिखी, एकता दिखी, परस्पर सद्भाव दिखा और पार्टी ने मंच पर ये प्रस्तुत करने की कोशिश की कि हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो 15 मई बह गई और आज बाड़मेर में हमने एक नया दृश्य देखा, नया परिदृश्य देखा। लेकिन अभी भी कुछ पायलट समर्थकों के मन में संशय है। संशय का कारण ये हो सकता है कि न तो सचिन पायलट ने जुबान खोली आला कमान को दिए वचन के अनुसार, न अशोक गहलोत ने जुबान खोली है। किसी को बताया नहीं गया है कि क्या तय हुआ है, या वास्तव में तय नहीं भी हुआ हो तो एक भरोसा दिया गया है कि सबके साथ न्याय किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। उस भरोसे पे यकीन करके दोनों आ गए हैं। जो भी परिस्थिति हो, या तो कुछ तय हुआ है जो बताया नहीं जा रहा, बताने के लिए मना किया गया। इस कौतूहलवश, इस जिज्ञासावश जो पायलट के समर्थक है उनके मन में कुछ खुदबुद हो रही है। वेद प्रकाश सोलंकी एमएलए हैं चाकसू से, देखिए सुनिए क्या बोला और उन्होंने। जिन मांगों का माने पायलट साहब ने जो मांग उठाई थी युवाओं के लिए, उन पे कोई त्वरित कार्रवाई करें। जो भी करना है उनको कार्रवाई करने, क्या तो कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करें, नहीं करना है तो मना करें, जिससे कि जो कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है कि जो फोटो माननीय वेणुगोपाल जी के सामने जो प्रस्तुत की गई थी, क्या फोटो बिल्कुल सही है या अभी तक भी कोई गड़बड़ चल रहा है। हम सब लोग कांग्रेस के साथ में हैं, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बात है कि जो हमारी जो डिमांड थी, जो युवा बेरोजगारों के लिए डिमांड थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी डिमांड थी, उसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे संदेश जाए कि जो हम विजन लेके निकले थे राजस्थान की धरा के ऊपर, उसका कोई ना कोई निस्तारण निकल रहा है। जब तक किसी चीज़ का पटाक्ष नहीं हो जाएगा कि क्या स्थिति हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा राजस्थान की राजनीति के अंदर, ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो कुछ होना है वो जल्दी होना चाहिए और आलाकमान को जो कुछ करना है, जो भी फैसला लेना है वो लेना चाहिए। अब ये जिज्ञासा है, कौतूहल है, या एक बार फिर से अपनी बात रखने की कोशिश है, कुछ भी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का वातावरण कांग्रेस की एकजुटता का साथ साथ होने का वातावरण बन गया। और ये एक बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर अशोक गहलोत ने जो राहत कैंप गाड़ दिए, खूंटे अपने टेंट गाड़ दिए हैं राहत कैंपों के, वो टेंट उखाड़ना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। और जिस तरह राहत कैंपों में जाकर वो न केवल राहत कैंपों से बाहर भी उन्होंने जो घोषणा की 100 यूनिट बिजली की, जैसे घोषणा 2 दिन पहले की, और सारी कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर दोहराया, महिलाओं को मोबाइल देंगे, 3 साल का डाटा फ्री देंगे मोबाइल पर। और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दोबारा आएगी, सारी योजनाएं जारी रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। आश्वासन दिया, गारंटी दी। इसका एक बड़ा महत्व है और ये एक बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने। लेकिन भाजपा क्या तैयारी कर रही है, ये सवाल उठता है। भाजपा में आत्मविश्वास है चुनाव जीतने का और वापस सत्ता में रोटी पलटकर सत्ता में आने का। आखिर वो क्यों है? हमने बहुत से लोगों से बातचीत की भाजपा में, तो भाजपा कहना है कि ये राहत कैंपों के तंबू मोदी की आंधी से उखड़ जाएंगे। मोदी राजस्थान में 18 सभाएं करेंगे कुल, ऐसा पता लगा है मुझे। 1.5 दर्जन सभाएं करेंगे। अजमेर की सभा की सफलता से बीजेपी बहुत आह्लादित है और कहना यह है कि 1.5 लाख हर सभा में लोग मौजूद रहेंगे और पूरे राजस्थान में मोदी ऐसी विचारों की आंधी उठाएंगे, एक आवेग पैदा कर देंगे कि सब कुछ भूलकर लोग कमल के निशान पर वोट दबाएंगे। ये भाजपा का विश्वास है। और भाजपा का विश्वास मोदी के भाषण पर, मोदी के लोगों को अपने साथ बाहर ले जाने की क्षमता पर और उस वैचारिक आवेग पर है जो मोदी प्रस्तुत करते हैं, खड़ा कर देते हैं। और उसमें एक अंश देश के स्वाभिमान का, देश में के आत्मरक्षा का, हिंदुत्व का और बहुत सारे मुद्दे हैं विकास का, जिनको लेकर जब मोदी बात करते हैं तो भाजपा के लोगों का मानना है कि वो सभाएं करेंगे, चुनाव सभाएं, और लोग राहत कैंप भूल जाएंगे, राहत भूल जाएंगे और मोदी के साथ चल पड़ेंगे। और मोदी नहीं, मोदी के बाद जेपी नड्डा भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे और योगी आदित्यनाथ भी आएंगे।
तो योगी आदित्यनाथ आएंगे तो एक नए सिरे से पोलराइजेशन करके जाएंगे हिंदू वोटों का, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। और अतीक का जो मामला हुआ, बुलडोजर बाबा की तरह उनको पूजा जाता है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो योगी के आने से भी काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठी है बीजेपी में। मुझे लगता है, जैसा मैं समझ पाया हूँ, किसी ने मुझे कहा नहीं लेकिन मैं समझ पाया हूँ कि स्थानीय बीजेपी को ये निर्देश है कि मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक अपना नेटवर्क चाक चौबंद रखो, ताकि मोदी जो फसल उगा कर जाएं वोटों की, अपने भाषण से, अपने दौरों से, अपनी रैली से, अपने रोड शो से, उस फसल को काटने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हों। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर बूथ पर हमारा नेटवर्क खड़ा रहे, जो कि भाजपा की विशेषता है। भाजपा के पास संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि अशोक गहलोत की राहत, दी हुई राहत, क्या राष्ट्रवाद से, देश के स्वाभिमान से, बड़ी बड़ी हम जो बातें करते हैं विकास की, उनसे वो दी गई राहतों को काउंटर किया जा सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न हमें चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा। और ये एक नई प्रयोगशाला है इस वक्त राजस्थान, राजनीति की दृष्टि से देश में एक नई प्रयोगशाला बन गया राजस्थान। एक तरफ दी गई राहतें हैं, एक के बाद एक, जिनसे सीधा फायदा पहुंच रहा है आदमी की जेब को, आदमी की गृहस्थी को, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद होगा, स्वाभिमान होगा, विकास होगा और हिंदुत्व भी होगा, और बहुत सारी दूसरी बातें जो वैचारिक आवेग पैदा करेंगी मोदी के भाषण से, योगी के दौरों से। इन दोनों के बीच कौन जीतता है, आने वाला वक्त बताएगा। आज हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इधर की तैयारी, ये इधर की तैयारी। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, खबर बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव की पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। आम आदमी पार्टी आ गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी आ गई जो बीजेपी के साथ अलायंस करके बैठी है महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद में अजय सिंह चौटाला की पार्टी आ गई जो हरियाणा में अलायंस करके सरकार चला रही है बीजेपी के साथ। लेकिन अब जो पार्टी आई, इसका बीजेपी से अलायंस नहीं है, 36 का आंकड़ा है। अखिलेश यादव के प्रतिनिधि अगले 3-4 दिन में, अगले हफ्ते सोमवार से बुधवार के बीच किसी दिन राजस्थान में आएंगे और उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका सर्वे करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल से, जिसके एक विधायक हैं राजस्थान में, सुभाष गर्ग, डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कांग्रेस के साथ एसोसिएट होकर लड़े थे, भरतपुर से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं कैबिनेट में। तो वो पार्टी अपने उसी गठबंधन के साथ उतरेगी। तो सुभाष गर्ग जो पहले से गठबंधन में है, उनकी पार्टी, वो तो चुनाव लड़ ही लेंगे, लेकिन कुछ सीटें जो बॉर्डर की सीटें हैं भरतपुर की, उन सीटों पर अखिलेश यादव, और ख़ासतौर पर यादव प्रधान सीटों पर भी अखिलेश यादव, अलवर की सीटों पर, भरतपुर की सीटों पर कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि पहले से पंजाब से हवा आएगी आम आदमी पार्टी की। 18 जून को केजरीवाल राजस्थान आ रहे हैं, गंगानगर में 1 लाख लोगों की रैली करने जा रहे हैं। वो पहले से समझते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार है, और पंजाब में जब सरकार है तो वो यहाँ पर वहाँ से हवा लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले तो पंजाब सटे हुए हैं, वहाँ की कुछ सीटों पर वो विन ओवर करते हुए निकल जाए। राजस्थान के और इलाकों में भी कुछ पढ़े लिखे लोगों को टिकट देके कहीं विनेबिलिटी चेक कर रहे हैं, कहीं पर 2 जातियों के समीकरण में भी तीसरी जाति या तीसरा व्यक्ति उम्मीदवार अपनी, जैसे गेंद हॉकी में निकालते हैं 2 लोगों के बीच में से, गैप में से, फुटबॉल में निकालते हैं, ऐसे गैप में से निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। और इसलिए 18 जून की रैली जो गंगानगर में होने जा रही है केजरीवाल की, वो महत्वपूर्ण है। वहाँ पंजाब से भी लोग आएंगे, हरियाणा और से भी कुछ लोग आएंगे, और हिमाचल और ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों से, बीकानेर से कुछ लोग आएंगे। इन इलाकों में ये पार्टी अब दस्तक देगी। तो इस तरफ पंजाब से आ रही है केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो वहाँ सरकार चला रही है। दूसरी तरफ हरियाणा से आ रही है ये जो जेजेपा है, अजय सिंह चौटाला की पार्टी, वो आ रही है हरियाणा से लगे हुए इलाकों में। और उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों में आ रही है अखिलेश यादव की पार्टी, और गुजरात से लगे हुए इलाकों में आ रही है बीटीपी, जो गुजरात में भी चुनाव लड़ी थी और यहाँ भी ऑलरेडी इसके 2 एमएलए हैं।
तो ये जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, इनसे अलग अलग हवाएं बहने की उम्मीद बन पड़ी है, चल पड़ी है। और कौन कौन किसके साथ अलायंस करता है, कौन कौन किसके साथ अलायंस करके किसके वोट काटता है, किससे सीटें लेता है और अपने दखल को यहाँ पर रजिस्टर कराता है, यहाँ पर रेखांकित कराता है, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, वो कई तरह से रोचक होता जा रहा है। गहलोत अभियान चलाए हुए हैं लगातार, बीजेपी अपने हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर खड़ी रहेगी, राम मंदिर को लेकर भी खड़ी रहेगी, क्योंकि राम मंदिर जब बन रहा है और उसका जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये सारा माहौल बीजेपी का ये और बीजेपी की तैयारी संगठनात्मक और कांग्रेस का राहत कैंप और फिर सराउंडिंग इलाकों में पड़ोसी राज्यों की पार्टियां आकर कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य की पार्टी नहीं है, पड़ोसी राज्य की इसलिए हो गई है क्योंकि पंजाब में उसकी सरकार आ गई। तो ये सब मिलकर एक घेराबंदी हो रही है, एक चक्रव्यूह बन रहा है। इस चक्रव्यूह में लोग सवाल करते हैं कौन अर्जुन होगा, कौन अभिमन्यु होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के किसी भी कोने में किसी भी तरह की कोई हलचल होगी, राजनीतिक रूप से रेखांकित किए जाने योग्य, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी आई, सबसे पहले हमने बताया, चौटाला की पार्टी आई, हमने बताया, उनसे बातचीत करके बताया, और हनुमान बेनीवाल से बातचीत करके बताया, बसपा से भी बातचीत करके बताया कि वो क्या इरादे लेके मैदान में उतरे हैं, और सीपीएम से और बीटीपी से भी बातचीत करके आपको बताया। आने वाले समय में हम कुछ विशेष विधानसभा क्षेत्र हैं जो कई वजह से रोमांचक परिणाम भी दे रहे हैं, रोमांचक संघर्ष भी दिखाएंगे। उन पर भी पेनल्टी गवर्नमेंट चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।